तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज का इंटरव्यू बहुत खास है और बहुत खास इसलिए है क्योंकि आपने ऐसी बातों का पता चलेगा जो अभी पूरा जींद नहीं जानता। अभी अब बात जींद पे ही है कि ना पूरे हरियाणा खतरिया वीडियो है। बहुत सारी राजनीतिक ऐसी बातें जो इस इंटरव्यू में आऊंगी। इंटरव्यू स्पेशल भी इसलिए है क्योंकि आज मैं पहली बार भाजपा जींद से जो अध्यक्ष हैं श्री तजेंद्र ढुल जी, उनका आज मैं इंटरव्यू करने लग रहा। आज तक मैंने कभी किसी जिला अध्यक्ष का इंटरव्यू किया नहीं था, लेकिन इनके बारे में कुछ चर्चाएं मेरे पास आई तो क्यूरियोसिटी हुई कि भाई क्यों ना इंटरव्यू किया जाए आज सर का। तो बहुत सारी बात करेंगे। सर जी नमस्कार, प्रणाम जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आनंद एकदम मौजा जी। जी जी जी। मेरे ख्याल से विपक्ष तो रहा नहीं है, मौजा ही मौजा होनी है भाजपा में। वैसे तो एलओपी है हमारे मंत्री नेताजी, पर वो माहौल सा दिखाई नहीं देता जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग विपक्ष होया करे। क्या आपने नहीं लगता कि विपक्ष होना जरूरी है? देखिए, मैं तो पत्रकार मुद्दे पहले भी बातचीत में कई बार मेरी बातों में आया है कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन आज के समय जो है ना, विपक्ष ऐसी स्थिति में है कि जिस तरीके से अंतिम सांसें नहीं होती, इस प्रकार से अंतिम सांसें विपक्ष ले रहा है। उनके पास मुद्दा हो जब वो कुछ नहीं कर सकते, मुद्दा नहीं है तब तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। और उसके बाद हम तो बल्कि पर्सनली चाहते हैं, एक लेमैन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी बात ना करूं, एक हेल्दी ऑपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जितने जेजेपी के नेता वो हमारे पास आने की लाइन में हैं, जितने कांग्रेस के नेता वो हमारे पास आने की लाइन में हैं, जितने अन्य पार्टियों के नेता हैं वो हमारे पास लाइन में आने के लिए है। तो अब ऑपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात है वो अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इसी तरीके से चलता रहा तो एक कांग्रेस मुक्त भारत आपको देखने को मिलेगा। कारण क्या है? लोगों से जब हम बात करा ना, लोगों को यार विपक्ष होना जरूरी है, विपक्ष नहीं छोड़ा। अब मैं कहूं भी वोट तो जनता ने देनी है, अब इसमें भाजपा क्या करेगी? लेकिन दूसरी तरफ से बात यह हुआ है कि भाजपा ने उनके ऊपर पंजा जमा लिया, उनकी फाइल अपनी टेबल पर धर ली। फालतू बोलोगे थारी ईडी तक जांच हो जाओगी, थारी सीबीआई तक जांच हो जाओगी, इसलिए कोई डरदा बोलता ही कोई नहीं। देखो जगदीप जी, क्या आपकी गिद्ध जैसी निगाहें और इतने भारी भारी पंजे उन्होंने से दड़ लग रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं जी। 1857 की क्रांति में हम सब ने मिलजुल के जो है ये सोचा कि भाई हम अंग्रेजों से पार पाएंगे। ठीक बात है। नहीं सफलता मिल पाई। 1947 आ गया। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगर कैबिनेट देखोगे, उसमें सारे रत्न थे। रत्न से भाव है कि सारी विचारधाराओं का समन्वय उसके अंदर था। ठीक है। लेकिन उसके बाद अचानक उनकी सोच में इस प्रकार का परिवर्तन के अलग अलग विचारधाराओं के लोग अलग अलग होने लग गए। कांग्रेस जो है सभी विचारधाराओं को समाहित नहीं कर पाई। जिस प्रकार से हमने 1947 में अपने देश को आजाद करवाया सभी ने मिलके, उस समय तो केवल एक कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं थी। हमारे बाप दादाओं ने भी कहीं ना कहीं किसी जमाने में कांग्रेस को वोट किया होगा। ठीक बात है। किसी आपके बाप दादाओं ने किया होगा। जितनी आज राजनीतिक पार्टियां हैं उनका कहीं ना कहीं निकास एक समय में तो कांग्रेस से रहा ही है, क्योंकि कांग्रेस तो जो है ना बहुत पुरानी पार्टी है, उस समय से रहा। लेकिन मैं आपको बात याद दिलाऊं, 1952 में जब पहला चुनाव हुआ जी, उस समय हमारी स्थिति बड़ी कमजोर थी। उसके बाद 1957 का हुआ, उस समय बड़ी कमजोर थी। लेकिन 1980 में 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुंबई में कहा था कि भाई अंधेरा छटेगा, प्रकाश खिलेगा और कमल का प्रकाश होगा, प्रकाश में कमल खिलेगा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था वहां मुंबई में, वो बात 80 से लेके अब 2025 है, 45 साल के अंदर अंदर आपको चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। अब आपने बात की कि भाई ऐसा क्या बात हुई। उन लोगों ने जो राजनीति की वो परिवार की राजनीति की। एक परिवार को लंबे समय तक कैसे राजनीति में स्थिर रहना है, इस प्रकार की राजनीति की। उन्होंने इस प्रकार की राजनीति की कि किस प्रकार से लोगों से केवल वोट लेने हैं। वोट लेने का भाव है
कि उनको केवल इस प्रकार से जीवित रखो कि वो केवल उनके लिए एक वोट की मशीन बन जाए। इस तरीके से उनको लोगों को रखा, लोगों के विकास के लिए। अब जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, सिक्योरिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे मैं ये तो नहीं कहता कि कुछ काम नहीं किया या कुछ काम नहीं हुआ, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन जितना काम वो कर सकते थे उतना काम वो नहीं कर पाए, अपने कैलिबर से कम काम किया। और ये भी एक पाप है राजनीति के अंदर, जब आपके अंदर कोई पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल से आप कम काम करते हैं। जैसे अगर एक मैं मजदूर भाई की बात लूं जी, अगर आप 60 किलो वेट उठा सकते हैं और आप 800 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं और आप 60 किलो वेट की बजाय 30 किलो वेट उठाते हैं और आते हैं जाते हैं, बेशक मालिक ने ना देखा हो लेकिन भगवान देख रहा है। अपने पोटेंशियल से कम काम करना भी पाप है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन पोटेंशियल से बहुत कम काम किया। आज उसी का यही परिणाम है कि कांग्रेस की जो चीजें थी वही उसके खिलाफ खड़ी होगी। सबसे बड़ी बात, अब ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि इन्होंने कुछ इस प्रकार का फाइलें हैं, कुछ पंजे हैं, कुछ ऐसा दबा के रखा है कि हमारे नेताओं को उभरने नहीं देते। ऐसा नहीं है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते ऐसा नहीं मानता। एक्चुअल में जितनी लोकतांत्रिक की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में है, इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था आज विश्व में किसी भी पार्टी में आपको नहीं मिलेगी। अमेरिका अपने आप को सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कहता है, वहां भी जितनी आजादी हमारे यहाँ है उतनी आजादी उनके पास नहीं है। इंग्लैंड में अगर आप देखें, वो लोग भी कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक इतिहास के पुरोधा हैं, लेकिन उनके पास भी इस तरीके की जितनी आजादी हमारे पास है उतनी आजादी उनके पास नहीं है। और उसके बाद जर्मनी है, जापान है, अब चाइना की तो बात आप छोड़ ही दे, वहां तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में हम बात नहीं कर सकते। लेकिन वहां की कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में आके दिल्ली में भाजपा नेताओं से, संघ वालों से मिल जरूर रही है जी। अब बात कैसे छोड़ दे, बात आ गई तो मैंने जिक्र कर दिया, नहीं तो यहाँ पे जिक्र करने का औचित्य नहीं था। आप तो कह रहे बात छोड़ देंगी। उधर से शी जिनपिंग की जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो भाजपा नेता और संघ आरएसएस से मुलाकात कर रही है, कैसे छोड़ दूं मैं? ये तो आपने जिक्र कर दिया, छेड़ दिया मैंने बात। जगदीप जी, मैं आपको बात बताऊं, 1925 में जब संघ की स्थापना हुई, संघ की स्थापना बेसिकली सर्व समाज को इकट्ठा करके और एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से देश के लिए और समाज के लिए परम वैभव पर पहुंचने का मार्ग था। और आज अभी हमने स्वर्ण जयंती अपने 100 साल मनाए हैं संघ की स्थापना के। अरे पूरा साल चलेगा? हाँ, ये पूरा साल चलेगा। घर घर जाओगे आप, 10-10 मिनट लोगों को समझाओगे कि आरएसएस कैसा है, देश के लिए क्या कर रहा है, पूरा दिमाग में आगे आने वाले टाइम में ना जाति रखोगे ना कुछ और रखोगे, दिमाग में संघ घुसेड़ दोगे। जिन गलियों से वोट नहीं आती उस घर से वोट लेने की तैयारी है आपकी। बहुत खतरनाक रोड मैप आपने तैयार किया है। ऐसा नहीं है, अगर आप देश प्रेम को संग घुसेड़ना कह रहे हैं तो मैं आपकी बात से ताल्लुक नहीं रखता। आप भाईचारे को बढ़ाना अगर इस बात से लेके चल रहे हैं तो अलग बात है। उसके बाद अगर सर्व समाज के लिए आरएसएस के जो सिद्धांत हैं और भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों पे चल रही है, अगर सर्व समाज का उनसे हित होता है तो वो बात कहाँ गलत है। और दूसरा, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय नायब सैनी जी हो, माननीय मोहनलाल ब्रोली जी हो, जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, आज सभी व्यक्तियों को इकट्ठा लेके और जो अंतिम व्यक्ति है उस तक भी हम चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। मैं ओपनली, अगर कोई भाई चाहता है कि जिलाध्यक्ष से मैं बातचीत करूं, आप कांग्रेस की नीतियों पे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे एक डिबेट करें, आप जींद में ही करें, हम उसमें चर्चा करेंगे। जब वो फुल बूम पे थे, एक समय कांग्रेस का भी ऐसा आया था, इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा, कोई कमी नहीं थी उनके बूम में। उस समय में भी उनकी नीतियां कैसी थी और आज हमारी नीतियां कैसी हैं। हम अंतिम व्यक्ति का विकास चाहते हैं, और जब आप किसी व्यक्ति का विकास करते हो ना, उसके दिल से कोई भावना निकलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहता है। मेरा सिर्फ आपको इतना कहना है।
भाई इंटरव्यू शुरू होगा। अब ये तो भी तो नॉर्मल बातचीत सी थी। अब इंटरव्यू में ढोल साहब का कर क्यों रहा हूं? क्योंकि हम कहीं बैठे थे, चर्चाएं चल रही थी, सभी भाजपा के सभी लोगों पे चर्चा चल रही थी, कांग्रेस पे चर्चा चल रही थी। तो मैंने किसी से पूछ लिया, मैं बोला तेजेंद्र ढोल जी को जिला अध्यक्ष क्यों बनाया? तो किसी ने कहा वो कट्टर संघी हैं। मैं बोला कट्टर संघी हैं? ये बोले 6ठी क्लास से गोपाल स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ये संघ आरएसएस ये वहां से आपके दिल के अंदर पैदा हुआ, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल है। अगर मैं अपनी बात करूं, हम तो किसान परिवार से आते हैं। हम उस एरिया में जी जहाँ पे सारे किसान परिवार से आए हैं। मैं मेरी 6ठी क्लास की बात बता रहा हूँ जी। संघ में वहां खेलते खेलते अचानक शाखाएं लगती थी। वो शाखा ऐसी ही लगे थी। मैंने 1998 में गोपाल स्कूल में लगाई है शाखा। मैं की बात करूं 1998 के मैंने कैंप ज्वाइन करे हैं। 3-3 दिन के हुआ करते, शायद 5 दिन के, पता नहीं, गांव आस पड़ोस के गांव के। मैंने वहां पे खेल खेल में ही मैं कब वहां पे देशभक्ति की बातों में चला गया पता ही नहीं चला। खेल भी ऐसे ही थे सारे। ऐसा ही होता है वहां जी। ना, गिल्ली डंडा से लेके कबड्डी से लेके खो खो से लेके शरीर को मजबूत करने वाले खेल। शरीर मजबूत होगा तो आपकी मानसिक ताकत भी मजबूत होती है। संघ जो है ना एक पाठशाला है व्यक्ति के निर्माण की, वहीं से निकले। और हमारे जितने भी बड़े नेता है ना जी। तकरीबन जो है आरएसएस की प्रयोगशाला से ही निकले हैं। आरएसएस से व्यक्ति के साथ साथ उसके चरित्र का भी निर्माण करता है। आपको जब निर्माण तो सारी पार्टियां करती है। इनेलो कौन से गुंडे बनावे है जी, या कांग्रेस कौन से देशद्रोही पैदा करे, सारी ही पार्टियां बहुत अच्छा काम करती है। अकेला आरएसएस या बीजेपी क्यों? क्योंकि आप उनसे जुड़े हो इसलिए आप उनकी बड़ाई कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप विचारधारा के नाते से चीजें देखेंगे, जैसे अब आप संघ की अगर बात करें, जी। संघ पूरे विश्व में जिस प्रकार हमारे देश में काम करता है उसी प्रकार पूरे विश्व में अलग अलग नामों से संघ की शाखाएं लगती हैं। और जितने हिंदूवादी सोच के लोग हैं या जहां जहां हमारी डायस्पोरा है वहां वहां हिंदुत्व को बचाने का, चरित्र निर्माण का, भाईचारे को आगे बढ़ाने का जितनी जिम्मेवारी आरएसएस आज निभा रहा है, मुझे आप एक संगठन बता दें। ये तो ठीक है हमारा मातृ संगठन है, आप कांग्रेस का एक संगठन बता दें, आप ये इनेलो जेजेपी और अन्य पार्टियों की बात कर रहे थे, इनका कोई एक अन्य संगठन बता दें कि कोई इस प्रकार की विचारधारा के लिए काम करता हो। क्या एनएसयूआई जो कॉलेज का संगठन है क्या वो गलत है कांग्रेस का? कांग्रेस ने मनरेगा नरेगा की स्थापना की, गरीब आदमी जो घर में कुछ नहीं कर रहा था उसके लिए काम किया, क्या वो गलत था? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे भाजपा कई बार एलिगेशन लगाती है, लेकिन 9 साल वो जेल में भी रहे हैं। इस बात का तो शायद पता नहीं कितने लोगों ने पता होगा, नहीं पता होगा, मेरे को नहीं पता। 9 साल जेल काटी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 3424 समथिंग कुछ दिन। देखिए, तो देश के लिए तो उन्होंने किया ही है। और मैंने उनके बारे में, सबके बारे में देखा है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जितने भी थे गांधी परिवार के, सभी ने अपना शरीर बलिदान कर दिया, जीवन बलिदान कर दिया देश के लिए। देखिए, अगर बात करें ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, मोतीलाल जी की बात करें, देखिए स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है, ऐसा नहीं है कि भाई योगदान नहीं है और इसी तरीके से हमारे को आजादी मिल गई। 1971 की जो लड़ाई हुई वो भारत और पाकिस्तान का कोई इशू नहीं था, वो तो भारत ने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी, इंदिरा गांधी जी थी तब। ये मैं उसी बात पे एक बार आने लगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जितने लोग उस समय के लगे हुए थे, मेरी बात को आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से पकड़ें जी। उस समय जब जवाहरलाल नेहरू जी लग रहे थे 30-32 के आसपास फुल बूम में थे जवाहरलाल जी। उस समय उनके साथ के समकालीन सरदार पटेल जी हो या उसके बाद अपने ये क्या नाम थे उनके, एक दो नेता और इस प्रकार के रहे जो समकालीन उनके रहे। उन नेताओं की अगर हम पूरी बातचीत और बायोग्राफी को देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन सभी नेताओं के व्यक्तित्व को, काम करने की ताकत को अपना प्रयोग, पावर का प्रयोग करते हुए उन्होंने दबाया। ये बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं। दूसरी बात, जितना योगदान दूसरे व्यक्तियों का है, दूसरे नेताओं का, सुभाष चंद्र बोस जी के योगदान को आप
अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, सरदार पटेल के योगदान को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, सरदार भगत सिंह के योगदान को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये कोई यूं नहीं था कि भाई आजादी मिली और अचानक से हमने आजादी मिली, ऐसा नहीं था। ठीक है, हम 1857 से पहले कई साल से लगे हुए थे आजादी के 700 लिए, सालों से लगे हुए थे। और 1947 तक के क्रम में न जाने कितने लोग आए हैं, न जाने कितने लोग आए जिन्होंने इस आजादी की ज्वाला को इसी तरीके से जीवित रखा। ठीक बात है। ये ठीक है उस समय के पूरे प्रकरण में, और ये तो कोई बात है छुपाने वाली नहीं है। जब प्रधानमंत्री की बारी आई और कांग्रेस के डेलीगेट ने जब वोट डाले, तो आपके सामने सभी लोगों को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कितनी वोट मिली थी और सरदार पटेल जी को कितनी वोट मिली थी। हम अब ये नहीं कहते ये आप हमारे को वोट चोर करें, ये वोट चोर है। ये कौन से सन की बात है? वोट चोर की बात तो ये कौन से सन की बात? 1947 की। तब तक तो संविधान नहीं लिखा गया था ना। नहीं, संविधान लिखा गया, आप फंस रहे हो सर मेरे सवालों में। सुनो जी, संविधान लिखा गया था या नहीं लिखा गया था, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। मैं इस बात पे जाना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के अंदर विद इन पार्टी अगर ये कह रहे हैं कि भाई हम वोट चोर हैं, तो इन्होंने 1947 में 45 में क्या शुरू किया था? क्या वो वोट चोरी नहीं थी जो इन्होंने की थी? सरदार पटेल जी को कितनी वोट मिली? और उसी बात को हम कब तक लगाए रखेंगे? उसी बात को, इतने साल पुरानी बात को क्या हम आज भी वही बात का एग्जाम्पल रखेंगे? क्योंकि प्रियंका गांधी का मैंने इंटरव्यू देखा, वो सभा में बोल रहे थे कि एक दिन बैठ के 100 घंटे कंटिन्यू चर्चा कर लो, जो आपने एलिगेशन लगाने लगा लो, वंदे मातरम पे चर्चा करने का, लेकिन एक दिन तो मुद्दे पे आना पड़ेगा ना। क्या हम आज भी इसी मुद्दे पे ही रहेंगे? वोट चोर पंडित जवाहरलाल नेहरू किया। आज के संदर्भ में बात करें ना, हम आज के संदर्भ में बात करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी व्यक्ति का होता है तो वो बूथ अध्यक्ष का होता है। बूथ अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वहां बूथ पे बैठता है और पार्टियों के एजेंट के रूप में भी काम करता है, और प्रत्येक पार्टी का बूथ का एजेंट भी अंदर बैठता है। वोट पड़ती है और प्रत्येक व्यक्ति को चिन्हित किया जाता है, भाई रामलाल ने वोट गिरी। सभी पार्टियों का बूथ का एजेंट जो है, इलेक्शन एजेंट जो, वो कहता है कि जी ठीक है, इस व्यक्ति ने वोट गिर दी और चला गया। मैं अब आपके साथ एक जो बातचीत विशेष करना चाहता हूं वो ये है कि किसी इलेक्शन के एजेंट ने, इवन कांग्रेस के किसी इलेक्शन के एजेंट ने ये बात कही हो कि अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हुई, मैल प्रैक्टिस हुई हो, कोई गड़बड़ हुई हो, या कोई बीप की आवाज 2 बार आई हो, हमने दाबा तो बटन कांग्रेस का था लेकिन बीजेपी की आई हो, किसी की कोई लिखित में शिकायत हो, कोई मीडिया के माध्यम से शिकायत हो, इवन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप आरटीआई से सूचना मंगाएं, इलेक्शन कमीशन के पास भी एक भी जानकारी नहीं है। अब नेताओं को कैसे पता लगेगा कि अंदर वोट चोरी होगी? अंदर वाला व्यक्ति बताएगा या नेता बताएगा? हाँ, अंदर कांग्रेस का भी आदमी है, जेजेपी का भी है, इनेलो का भी, सबकी पार्टी का आदमी बैठे हैं, तो बताएगा कौन? वही बताएगा, सरकारी कर्मचारी बैठे हैं। अब क्या है जी, इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। मेरी तो सिंपैथी है इन लोगों से। अब अगर मुद्दा नहीं है तो ये बगैर बात की इस तरीके की घटनाएं बता के, मतलब इनके लोगों को, इनके कार्यकर्ताओं को भी इन्हें कुछ मुद्दा चाहिए। ये एक बगैर बात के, अभी मैं आपके साथ चर्चा करूं उस विषय को, इससे तो नहीं जोड़ा जा सकता। एक स्वामी नित्यानंद है अपने साउथ के, उन्होंने क्या ड्रामा रचा, एक कैलासा देश के नाम से अलग देश की संरचना कर दी, कैलासा। ठीक है। यहाँ उन पे कुछ 1-2 रेप के आरोप भी लगे और अन्य आरोप लग के वो अभी अपने देश में नहीं है, बाहर हैं कहीं। लेकिन मीडिया पे सर्च करेंगे तो उन्होंने कैलासा के नाम से एक अलग देश बना लिया, उसकी प्रेम्बल बना ली, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उनका झंडा बना लिया, और उसकी जो है एक सिटीजनशिप के लिए भी उन्होंने लोगों से आवेदन मांग लिए कि आप हमारे सिटीजन बन सकते हैं। इवन एक पता नहीं झूठ है सच है, मैंने एक क्लिप देखी थी, मैं ये नहीं दावा करता वो सच है, लेकिन वो तो संयुक्त राष्ट्र की एक सभा में भी जाते हैं जहां सारे डेलीगेट बैठते हैं और वहां वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कैलासा देश के हैं। इस तरीके से एक फ्रॉड एटमॉस्फेयर तैयार करना, उसी तर्ज पे जो है कांग्रेस आज एक प्रकार का ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहती है, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है, काम नहीं है। कार्यकर्ता तो इन्हें भी अपने रखने हैं, इनके नेताओं को भी बचाए रखना है, नेताओं को भी रखना है अगले चुनावों तक, इन्हें मुद्दा चाहिए। अब मुद्दे की बात करूं मैं, अभी ये लोग आने लग रहे हैं मनरेगा पे कि जी मनरेगा को बचाने के लिए इन्होंने जो है ना गांधी जी के नाम को मिटा दिया। अगर आप इतिहास देखें, कांग्रेस की चलाई हुई है योजना, और कांग्रेस से पहले भी अलग अलग नामों से योजना ये चलती रही है, लेकिन मैं उस इतिहास में ना जाए, इतिहास में भी नाम बदलते रहे हैं। ठीक है,
मनरेगा के, ठीक है। क्योंकि केवल नरेगा था पहले, उसके बाद मनरेगा भी कांग्रेस के समय में ही हुआ जी। था। अब राम जी का नाम बड़ा है या महात्मा गांधी जी का नाम बड़ा है, ये एक डिबेट का विषय कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये इमोशनल अत्याचार कर रहे हो आप। नहीं, इमोशनल अत्याचार नहीं है। मैं बात सिर्फ इतनी बताना चाह रहा हूं कि जिन राम जी को महात्मा गांधी जी मानते थे, जी अगर उसका नाम इसमें आ गया जी। तो ऐसा क्या मुद्दा बन गया कि भाई हमने महात्मा गांधी जी को डाउनग्रेड करके दिखा दिया। महात्मा गांधी जी तो खुद राम जी का नाम लेते थे, 2 समय 3 समय तो वो भगवान राम का नाम लेते थे उन्हीं के नाम पे। और मनरेगा से जब ये सुधरा हुआ रूप जो है इसका जी राम जी का आया है, जी विकसित भारत कांटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये जो नाम आया ये सुधरा हुआ रूप है। पहले हम 100 दिन का रोजगार देते थे, आज हमने 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी है। जी। और दूसरा, पहले किसान का जब फसली सीजन दोनों समय का रबी और खरीफ का होता था, उसमें जो है इसके लिए मजदूर भाई के लिए समय नहीं होता था, वो वहां भी काम करे या वहां काम करे। अब उस समय को 60 दिन के समय को एक्सक्लूड कर दिया है, वो खेत में काम कर सकता है, वहां अलग पैसे कमा सकता है। उस समय जो है इस योजना जो है बंद रहेगी, उसके बाद आगे चलेगी ये, उसका बेनिफिट देने लग रहे। पहले 15 दिन में जो है पैसा आता था, आज 7 दिन में पैसा जो है मजदूर भाई के पास आएगा। अब इस सुधरे हुए नाम को, और ये ऐसा भी नहीं था कि भाई कोई इंटेंशनली ऐसा कर दिया गया, अगर भगवान राम का नाम आ भी गया तो क्या ये भगवान राम से भी बड़े हो गए ये लोग कि भाई भगवान राम का नाम आएगा तो उस पे भी हम ऐसा कर देंगे। अभी मुझे पता लगा है कि ये लोग कुछ अपनी कमेटियां बनाने लग रहे हैं और भगवान राम के नाम पे भी इनको आपत्ति है, इस तरीके का वो करने जा रहे हैं। मैंने जो आपके इस इंटरव्यू में बातचीत की है वो बिल्कुल साक्ष्यों पे आधारित बात की है, क्योंकि इंटरव्यू में जब कोई बात जाती है तो साक्ष्यों पे जाती है और इसके बारे में आप लोग कहीं से भी पता कर सकते हैं। मैंने जो बातचीत करी, आप इस योजना के बारे में कहीं भी पता करें, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, माननीय मोदी जी ने क्या कर दिया कि भाई इन लोगों को एक मुद्दा चाहिए, और मुद्दा भी भगवान राम के नाम पे चाहिए, जिसकी करोड़ों लोगों की आस्थाएं। यही तो प्लान था आपका, नाम बदलना था, राम के नाम पे रखना था, ताकि मुद्दा उठाएं तो वहां पर थोड़ा सा विस्तारीकरण हो, वहां पे थोड़ा सा डाइवर्जन हो, इमोशनल अत्याचार होगा ये तो फिर नाम आपने गांधी जी का कैसे करके हटा नहीं सकते। ऐसा है, आप मुद्दा बनाइए, देश में और कितने मुद्दे हैं, मैं इनको यही तो कांग्रेस ही कह रहे थे, वंदे मातरम के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे, आपने पूरा टाइम वंदे मातरम पे लगाया। आपने जींद जो विधानसभा थी उसके दौरान भी आपने कुछ कांग्रेसियों जैसे पेटवाड़ है या बलराम सिंह दांगी, इनको आपने बाहर निकाल दिया। वो यही तो कह रहे थे जी और भी मुद्दे हैं और आप चर्चा कीजिए और मुद्दों में, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता जी चर्चा से कभी नहीं घबराता, नहीं घबराता, मेरे को पता है। या हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, जिन्होंने कांग्रेसी सरकारों ने भी जो है विदेश में भेजने का काम किया और अपनी विदेश नीति के बारे में आप वहां जाके बताएं, ऐसा काम किया। और या वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, या हमारे सूबे के सरदार माननीय नायब सिंह सैनी जी हों, आप किसी भी व्यक्ति को ले, आप हेल्दी डिबेट करें। हेल्दी डिबेट का मतलब है आप पैनिक ना हो, तथ्यों पे बात करें, फैक्ट के साथ बातचीत करें, हम तैयार हैं। आपको क्यों लगता है वो पैनिक हो जाते हैं, या बात आप उनके जहन में डाल रहे तो माओगे तो पैनिक हो गए, पैनिक मतलब वो 100 बार कह दोगे तो वैसे ही हो जाएगा आदमी। मतलब क्यों लगता है भाई पैनिक हुए हैं? देखिए, एक्चुअल क्या है, आज जो कांग्रेस के पास स्टफ है ना, वो बगैर विचारधारा का स्टफ है। इस प्रकार की आज कांग्रेस की स्थिति है, जैसे एक प्लेन के 3000 फुट की ऊंचाई पे सारे के सारे यंत्र बंद हो जाएं और किसी प्रकार से कॉकपिट में बैठा पायलट कुछ ना कर पाए, और प्लेन जो है ना भगवान भरोसे हो, वो कितनी दूर जाके गिरेगा, नहीं गिरेगा, क्या होगा, नीचे आएगा क्या, कुछ नहीं पता। इसी प्रकार से ब्लाइंड फोल्ड आज कांग्रेस के पास है। मैं ज्यादा बड़ी चर्चा नहीं करना चाहता, आप लीडरशिप के बारे में बात करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी का और उनके जो लीडर हैं, एक बार आप कल्पना करके देखें, हमारे लीडर जो है ना इस धूल में से निकल के आते हैं, रज रज में से निकल के आते हैं, वो रजवाड़ों के परिवार हैं, वो सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं। अब एक गरीब किसान का, एक गरीब व्यक्ति का गांव की स्थिति क्या है उनको कैसे पता लगेगा?
हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता उनके बीच में से पढ़ के बड़ा होता है, उसे एक एक समस्या का पता है। आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता हमारे देश में नहीं, विदेशों में जहां हमारा डायस्पोरा है वहां भी है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाता है, जर्मनी के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। इवन आज तो इतना क्रेज है, अगर मैं विद इन इंडिया की बात करूं तो हमारे माननीय नायब सैनी जी की इतनी पॉपुलैरिटी है, ये जहां भी जाते हैं जीत की गारंटी है। इसी में मैं अगर थोड़ी सी और बात करूं, थोड़ा सा इस कदम को और आगे बढ़ाऊं जी, कांग्रेसियों के साथ अभी मुझे जो बात लगती है, इश्यूलेस है, बेसलेस है, मुद्दालेस है और लीडरशिप लेस है। इन सारी चीजों के होते हुए मुझे चाहिए उन्हें ना कुछ ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जब तक समाज रहेगा और ये सृष्टि रहेगी। अब तो मुद्दे भी आप ही देंगे भाई, ये उठा ले तू। अब अगर स्थिति ये है तो देने ही पड़ेंगे। अब तो स्थिति ऐसी है कि भाजपा के नेता खुद ही आपस में लड़ाई कर लेते हैं, विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। भाई तुम आराम से बैठे रहो, हम लड़ लेंगे, बाद में वोट भी हम ही मांग लेंगे। देखिए देखिए, इसमें अगर इस तरीके की बात करें ना, मैं तो बड़ा पक्षधर हूं कि ऑपोजिशन जो है ना स्ट्रोंग हो, लेकिन ऑपोजिशन अगर किसी प्रकार से उठना ही ना चाहे तो हम क्या करें। आप हरियाणा की बात छोड़ें, आप पूरे भारतवर्ष में कोई 2-3 प्रांतों को छोड़ के कोई ऐसा प्रांत बता दें जहां ये लोग कोई प्रयास करते हैं। हम भी कितने ऑपोजिशन में रहे, हमने कितना जो है तिरस्कार सहा। कोई पार्टी आज ऐसे थोड़ी आ गई, 2 सांसदों से चल के आज यहाँ तक हम पहुंचे। हमने भी तो ये स्थितियां सारी सही होंगी जो ये लोग आज सहने लग रहे हैं, लेकिन हमारा जज्बा और इनका जज्बा क्या एक था। हमने कभी इस प्रकार के इश्यूलेस चीजों पे, बेसलेस चीजों पे कभी भी कोई कार्यक्रम या कोई विचारधारा नहीं चलाई। इवन हम तो उस समय भी विदेश में भेजने के नाम पे भी अपनी विदेश नीति के बारे में चर्चा करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी जो है हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी को भेजते कि आप जाइए और वहाँ सभा में बताइए कि हमारी विदेश नीति कैसी है, भारत कैसा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते हैं। और इस प्रकार की सोच के साथ जब पूरा भारतवर्ष आगे बढ़ता है, तो अभी मैं आपके उस क्वेश्चन पे अगर आऊं कि बीजेपी को वोट क्यों देते हैं लोग, उसका कारण यही है, अंतिम व्यक्ति का चिंतन है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक तबके के लिए योजनाएं बनाई हुई है, और योजनाएं बनाई नहीं है, योजनाओं का एग्जीक्यूशन। अगर आप एक बात करें, बड़ी छोटी सी बात है, एक ही विषय लेके चलेंगे, अगर ज्यादा चीजें लेंगे बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, किसी और दिन बैठते हैं इस विषय के लिए। अब डिजिटल करेंसी की मैं बात करना चाहूंगा। वहां तो आपने महात्मा गांधी की फोटो भी हटा दी। तो मैं भी यही पूछने वाला था, महात्मा गांधी का नाम वहां था, वहां से हटा दिया। अब ये डिजिटल जो नोटों पे गांधी साहब की फोटो है वो भी आपने हटाने का षड्यंत्र रच ही दिया आखिरकार। डिजिटल डिजिटल डिजिटल, अब तो फोटो ही नहीं। देखिए, अगर कहीं कहीं पे स्कैन करके पेमेंट भेजते हैं तो वो भी बोलता है जय श्री राम, आपकी पेमेंट आ चुकी है। कहीं बार स्पीकर पे ऐसे आते हैं जय भोलेनाथ, आपकी पेमेंट आ चुकी है। वहां पे भी आपने पूरा षड्यंत्र रच दिया। नहीं, आपको यूं क्यों लगता है गांधी जी पे उन्होंने पेटेंट लिया हुआ है? गांधी जी हमारे नहीं है। आपके यहाँ तो फिर फोटो रखनी चाहिए थी ना, ऑनलाइन पेमेंट में हटी पेमेंट। गांधी जी किसके हैं? हमारे भी तो हैं। ठीक है, हम भी उनका जो है सादर जो है सत्कार करते हैं। फिर 2-4 काम ऐसे कर दिए जिसमें गांधी जी की फोटो लगे या गांधी जी का नाम आए। एक समाज परिवर्तनशील है जी। समाज चलते चलते अगर मानव जीवन का इतिहास देखें, 50,000 साल पहले तो हमने जो है ना बोलना भी नहीं आता था, ईसा से पहले। उसके बाद हम बोलना भी सीखे, उसके बाद एग्रीकल्चर का सिस्टम हमारा हुआ, उसके बाद रामायण हुई, महाभारत हुई, हड़प्पा संस्कृति हुई, उसके बाद पाषाण काल से हम यहाँ तक आ चुके हैं आगे जी। लेकिन प्रत्येक चीज में परिवर्तन तो होता रहा। अगर आज एक छोटे से विषय की बात कर लें, अगर आप एग्रीकल्चर की भी बात कर लें, उस समय की एग्रीकल्चर में आज की एग्रीकल्चर में दिन रात का अंतर है। आज एआई आ गया है। अब आप यूं कह दें कि आप एआई को क्यों ले आए, पुराने समय की उन चीजों के साथ काम करते। देखिए, समय के परिवर्तन के साथ आपको परिवर्तित होना पड़ेगा, नहीं तो नोकिया और एम्बेसडर जैसा हाल हो सकता है। आप खत्म हो जाओगे। अपडेट रहना पड़ेगा आपको, अपडेट रहना पड़ेगा। 5 साल में अपडेट रहना पड़ेगा। अब अगर आप बात करें, मैं बात कर रहा था आपके साथ डिजिटल करेंसी की जी। हमारा पहला ऐसा देश है जिसमें गोलगप्पे बेचने वाला भाई हो, सब्जी वाला भाई हो,
रेडी वाला भाई हो, एक मजदूर भाई किसी के यहाँ लेबर करने के लिए आया हो, वो व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के पास भी अपना स्कैनर होता है, या स्कैन करके आप उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में डाल हरिद्वार सकते में हो। हर की पौड़ी बैठा, वहां भिखारी भी एक स्कैनर लिए बैठा था। तो क्या इस चीज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? वर्ल्ड में इकलौता देश है भारत। आपके जितने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, कोरिया है, इन देशों में भी इतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं चलता। और हमारे यहाँ तो ये लोग जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ सबसे कम लिटरेसी है, उसके बावजूद भी भारत का छोटे से छोटा व्यक्ति, आप यूं कहें हमारे बाबा नागा साधु भी डिजिटल करेंसी का प्रयोग करते हैं। कितना आमूलचूल परिवर्तन है। अब आपको इससे कितना फायदा देश को हुआ है, देश के संसाधनों को हुआ है, कितनी लूटपाट बची है, कितने लोगों का समय बचा, वो समय वो इफेक्टिविटी में लगा सकते हैं। इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको तो ये चीजें भी हजम नहीं होती, उनको तो ये लगता है कि हर चीज में कोई मुद्दा ढूंढना और मुद्दे के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज को पुट करना जिसको वो ही आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मुद्दा तो ले लेते हैं, लेकिन उसको आपको एक्सप्लेन भी तो करना जनता के बीच में जाके। जनता को पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पॉजिटिविटी के साथ करती है, अंतिम व्यक्ति के लिए करती है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वाह, छठी क्लास से अब तक संघ में आपको क्या दिखा? संघ में क्या दिखा जी, जो अभी तक आप उसे छूट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां से कोई कमाई तो होती नहीं है। खाना भी आपको कहीं ना कहीं भेज देते हैं, जी उस घर में खा लेना, आप उस घर में खाना है, आज उस घर में, चाय उस घर में होगी। सोर्स ऑफ इनकम से तो बहुत दूर है वो आरएसएस। मैं तो इस किस तरीके से उन्होंने आपका ब्रेन वॉश किया? सॉरी टू से कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है जी जगदीप जी, मतलब क्या चीज आपको ये लगी भाई हाँ भाई मैं यहाँ तो जुड़ा ही रहूंगा, धंधा कुछ भी कर लूं मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे उस समय तो ज्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे बड़े हुए तो पता लगा कि हम किस संगठन से जुड़े हैं। और मैं आज अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा पूरा परिवार है। मेरे से बड़े भाई साहब हैं, वो एबीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे, वीरेंद्र ढोल एचसीएस ऑफिसर हैं। तो परिवार में साधु संतों का और प्रचारकों का आना जाना रहता ही था। और छठी क्लास में जब हम जुड़े ना, खेल खेल में जुड़े थे, ठीक है। उसके बाद जुड़ते जुड़ते हमें जो है एक साथ बैठ के खाना खिलाया जाता है, हम खाना खाते हैं। उसमें किसी भी जाति का, नाई तेली धोबी, 36 बिरादरी, 36 रंग, किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म से परहेज नहीं, सारे लोग मिलके जब एक साथ सहभोज करते हैं ना, ये देश प्रेम की भावना, समाज के प्रेम की भावना और व्यक्ति के चरित्र निर्माण की भावना, ये जो आती है ये आरएसएस देता है। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं इस नजरिए से भी कि आज भी आरएसएस को 100 साल हो गए। जिस तरीके से पहले चल रहा था उससे ज्यादा कहीं इफेक्टिविटी के साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर ये विचारधारा आज काम करने लग रही है। इसमें दो बात है, समाज सेवा, व्यक्ति का निर्माण और देश का निर्माण। जब ये तीनों चीजें किसी संगठन के साथ आ जाती हैं, मुझे लगता है एक साउंड माइंड का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो आरएसएस को छोड़ दे। ये आरएसएस ने आज हमको दिया है। आरएसएस का शाखा लगाने 10 दिन का, 7 दिन की शाखा के बाद प्रथम वर्ष, फिर द्वितीय वर्ष, फिर तृतीय वर्ष, ये किस तरीके का कार्य है? ये अगर उसको बिल्कुल बाबा बना देना, बस सारी चिंताओं से मुक्त, अब वो किस तरीके की शाखा होती है? देखिए, बाबा बनाने का काम नहीं है, ना ही ब्रेन वॉश का काम है, लेकिन समाज में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आप कुछ ना कुछ तो करोगे, कोई ना कोई कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। समाज में रहते हुए व्यक्ति को अपने आसपास एक संगठन की जरूरत होती है सोसाइटी में, ताकि वो किसी से बात करे, किसी के साथ बातचीत करके आगे बढ़े, अपनी सोचे, समाज की सोचे, देश की सोचे, पूरे विश्व की सोचे। इस प्रकार के संगठन, नाना प्रकार के संगठन जो है भारतवर्ष में और पूरे विश्व में चलते हैं, जिसमें एनजीओ भी इंक्लूड है। लेकिन अगर आप आरएसएस की बात करेंगे, ये पहले व्यक्ति का निर्माण करता है, व्यक्ति के निर्माण की और चरित्र निर्माण की ये शाखा होती है। एक कोई ग्राउंड है, कोई जगह है, वहां हम इकट्ठे होकर शाखा लगाते हैं।
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तव्या हिंदू भूमे सुखम वर्धितम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतोत्वे सिकायो नमस्ते नमस्ते। इस तरीके की भावनाओं के साथ, इस तरीके से प्रार्थना बोलते बोलते कब देश के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम हो जाता है हृदय में, आपको पता ही नहीं लगता। शाखा जो है व्यक्ति निर्माण का आज विश्व में सबसे बड़ा साधन है। अगर आप बात करें, हम 1 घंटा आधा घंटे की शाखा में बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। उसमें वीर महापुरुषों की गाथाएं भी हम जो है बच्चों के साथ करते हैं चर्चा, लोगों के साथ, बड़ों की भी शाखाएं होती हैं, उनके साथ भी चर्चा करते हैं। जब कोई व्यक्ति वीर शिवाजी की कहानी सुनेगा और सुनेगा कि माता जीजाबाई ने किस प्रकार से वीर शिवाजी का निर्माण किया था, क्या उस व्यक्ति के अंदर वीर रस प्राप्त होगा ही होगा। वीर रस प्राप्त होगा ही होगा। उस व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना जागेगी ही जागेगी। किस प्रकार मुगलों के साथ वो खड़े रहे, किस प्रकार महाराणा प्रताप ने उनसे लोहा लिया, किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने उनसे लोहा लिया, किस प्रकार भगवान राम का चरित्र हम लोगों के सामने बताते हैं, शाखा में चित्रण करते हैं, किस प्रकार बुद्ध का चित्रण जो है हम करते हैं। तो ये चीजें व्यक्ति के अंदर जब जाती हैं तो व्यक्ति जो है व्यभिचार की, गलत रास्ते पे जाने की चिंतन ही नहीं करता। उसके पास हम खाली है व्यक्ति, तो उसका दिमाग के अंदर जो हम देंगे ना वही विचार आएंगे। सुबह उठते ही आप क्राइम की न्यूज सुनने लग जाएं, पढ़ने लग जाएं, पूरा दिन उसी प्रकार का दिमाग आपका मार में, काट में, इसमें चलेगा। सुबह सुबह भक्ति भावना के गाने सुनते हुए मेडिटेशन करेंगे तो आपका दिन जो है उसी प्रकार के मोशन में, फ्लो में चलेगा। ठीक है, मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं व्यक्ति निर्माण की, और आपने किया शाखाओं की बात आपने की। शाखा जो है व्यक्ति निर्माण का साधन है, और उसी के माध्यम से आज जो है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के अंदर भी हम व्यक्ति के निर्माण की, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी विचारधारा है उसका अनुसरण करते हुए आज हम जो है आगे बढ़ने लग रहे हैं। बात करें थोड़ी सी राजनीति की, करनी जींद चाहिए। पे चर्चा करें। करनी चाहिए। 5 सीटें थी, 4 जीत गए आप, वो कैसे मुमकिन हुआ? तब तो आप नए प्रदेश अध्यक्ष थे, आपके सामने प्लानिंग आई होगी, और चर्चा ये भी आई थी कि BL संतोष जी भी यहाँ पे आए थे और आपसे चर्चा भी की थी भाई किस तरीके से क्या रचेंगे आप। तो वो रोड मैप आपने क्या तैयार किया? वो अब तो उसको सीक्रेसी को लीक कर दिया जाए कम से कम कांग्रेस ही देख के थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचें आगे। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें जी, लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा लूप खुल रहा है आपका लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस से पार्टी के हौसले बड़े शिखर पे थे, 7वें आसमान पे थे, और उनका विचार और उनके कार्यकर्ताओं का विचार ये था कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएंगे। लेकिन उनका जरूर था, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व का कभी भी ये मानना नहीं रहा, मैं बहुत अंदर की बात आपको बताता हूं, कि हम चुनाव लूज कर रहे हैं। हमें अपनी कार्यशीलता पे, अपनी नीतियों पे, जो लोगों के लिए हमने किया है, अंतिम व्यक्ति के लिए जो किया है, उस पे इतना भरोसा था, और एक मार्मिक मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन है ना, व्यक्ति निर्माण के साथ साथ चुनाव का प्रबंधन, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक बड़ा कारण बनता है। जब, और मेरे ख्याल से विधानसभा के चुनाव के दौरान तो फिर संघ ने भी सपोर्ट कर ही दिया था आखिरकार भाजपा को, लोकसभा से तो दूरी बनाई ली थी, देखिए मना मत करना था, तो ऐसा ही। देखिए, जब व्यक्ति निर्माण की, चरित्र के निर्माण की, देश प्रेम की और वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है, संघ क्या, जितने भी ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन तो कांग्रेस से भी एफिलिएशन के थे, उन संगठनों ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वोट दिया है और वोट की अपील भी की है। क्योंकि आज का अगर भौगोलिक परिस्थितियां देखेंगे, एक तरफ चाइना है, एक तरफ आपका पाकिस्तान है, एक तरफ आपका अमेरिका है, इस तरफ का आपका जापान है और साउथ कोरिया जैसे ये देश हैं। ये सारे के सारे मिलके एक इस प्रकार का नेक्सस है। अब सिल्क रूट पे काम करने लग रहा है चाइना, तो एक रोड बनाने लग रहा है जिसमें वो सभी को इंटरलिंक करने जा रहा है जी। और इतना सीपैक, और इन्होंने एक इतना पैसा बांट दिया है अफ्रीका के गरीब देशों में, तो इतना पैसा चाइना ने बांट दिया है, वो पैसा दे दे के, और उन्हें जैसे पहले जमाने में जो है गुलाम नहीं बनाते थे, इस तरीके से उनकी सारी की सारी इकोनॉमी पे जो है चाइना वो करने लग रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे जंक्चर में अगर भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में ना आए तो आप क्या कल्पना करते हैं कांग्रेस के लोग
जिनके पास एक विचारधारा और नीति का अभाव है, क्या वो देश को चला पाते? आज देश कहाँ जाता, आप कल्पना करें। मेरा सवाल बहुत दूर ले गया, बिल्कुल भावनाओं पे ले गए आप। मैं पूछ रहा हूँ, लोकसभा के चुनाव में संघ ने भाजपा से दूरी बना ली, ऐसी चर्चाएं चली, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया तो वही लगभग लाख एक वोट से भाजपा सरकार ही बना ली। तो जो लाख वोट थी संघ की थी वो इकट्ठी होगी। ऐसा क्यों हुआ कि लोकसभा में दूरी बना ली और विधानसभा में पास आ गए वो? देखिए, क्या ऐसा नड्डा साहब ने तीर मार दिया कि आपने दूरी बना ही लिया? आखिर जगदीप जी, आप संघी हैं या सरकार में हैं, क्या माने? आप बीजेपी के हैं या आरएसएस के हैं? फिर ये सवाल पूछूं आपसे। देखिए, एक जवाब पहले, संघी, आरएसएस या बीजेपी? देखिए, क्या डिप्लोमेट में संघी होना गुनाह है? नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक स्टैंड क्लियर करें, आप संघ के हैं या बीजेपी के हैं? देखिए, मैं संघ की विचारधारा से निकला हुआ व्यक्ति, देश प्रेम से जो व्यक्ति चलता है वो व्यक्ति हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे काम करने का मौका दिया और सीखने का मौका दिया, मैं उनका भी बड़ा आभारी हूँ। ले आए ना घुमा के वही पे बात। तो ऐसी क्या नाराजगी थी जो संघ लोकसभा से दूरी बना गया और विधानसभा में वापस आ गया? मैं एक बार बातचीत आपसे करूंगा। आपने अभी बात की विधानसभा चुनाव की। जी, विधानसभा चुनाव में BL संतोष जी आए। पता नहीं आप कहाँ से ले आए ये बात, लेकिन बड़ी अंदर की बातें आपके पास हैं जी। उस चुनाव की अगर आप पूरे हरियाणा के प्रोस्पेक्टिव की मैं पहले बात करूं, लोकसभा में ईवन आने के बाद कांग्रेस का ये मानना था कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, और अभी माननीय कृष्ण बेदी जी ने, हमारे मंत्री जी ने तो उनका बड़ा भांडाफोड़ ही किया। अब आप कहोगे कि कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देते लोग, इसीलिए नहीं देते। भूपेंद्र हुड्डा जी 46 या 47 सीटें, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, उसके अलावा तो बाकी बची हुई 44-45 सीटों पे तो प्रचार के लिए ही नहीं गए, चाह ही नहीं रहे थे, गए ही नहीं। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है जो विधानसभा में माननीय कृष्ण बेदी जी ने कही है। अब आप इसमें भी क्या बीजेपी ने उनको रोका था, या बीजेपी ने कोई ऐसी फाइल निकाल दी थी कि 44 उस टाइम पे तो उस टाइम रोज अखबारों में खबर थी हुड्डा साहब के खिलाफ कि अब सीबीआई ये कर रही है, अब सीबीआई ये कर रही है, अब उनके खिलाफ ये चीज मेंशन कर दी, अब ये आई थी नहीं, तो आपने खबर निकलवाई दी होगी। देखिए, सरकार जब कोई भी पार्टी चलाती है जी, उसके साथ बहुत सारी विधानिक संस्थाएं जुड़ती हैं। अब जैसे जुडिशरी है तो सरकार के साथ जुड़ गई है, जैसे इलेक्शन कमीशन है जी, ठीक है जी। इस तरीके की इतनी विधानिक संस्थाएं हैं जो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं और अपने तरीके से वो लोग काम करते हैं। अब इसको सरकार के साथ कई बार जो ऐसे लोग हैं ना जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता या जिन्हें जानकारी कम होती है, वो इन दोनों को पैचअप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों स्वायत्त संस्थाएं हैं दोनों तीनों, और अपने तरीके से ये सारी की सारी संस्थाएं काम करती हैं। अगर इस तरीके से हो तो देश का प्रधानमंत्री फिर सारी ही लूटपाट कर जाएगा पूरे देश में, प्रदेश का राजा फिर पूरी ही की पूरी लूटपाट कर जाएगा। एक बात सुनने में आई थी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है जी, एक बात सुनने में आई थी, अयोध्या का जब जवाब आना था, रिजल्ट आना था, उससे कुछ दिन पहले ही मोदी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलके आए थे, घूम के आए थे उनके साथ, थोड़ा सा कहीं टहलने गए थे। देखिए, इस प्रकार की जानकारी आपके पास होगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऐसा हुआ था, लेकिन मेरे पास ये बहुत बड़ी लेवल की बात है। हमारे को छोटे कार्यकर्ताओं को कौन ये बात बता? अरे सर, बीजेपी के जिलाध्यक्ष बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी का जिलाध्यक्ष बराबर ताकत रखता है। लेकिन अगर माननीय चीफ, अगर का प्रयोग मैंने किया, अगर माननीय चीफ जस्टिस के साथ कोई देश का प्रधानमंत्री, कोई देश का MP या कोई देश का कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पे हो, अगर आपस में बैठ के कोई देश के विकास के लिए, देश के लिए, प्रभुत्व के लिए कोई बातचीत करते हैं, तो क्या ये गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात याद आई, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो वो भी मिल गए थे, फिर भाजपा पूरी चिल्लाई थी, वो तब गुनाह हो गया, अब गुनाह नहीं हुआ। वो तो देखिए, उस प्रकार की बात जब आप बात करें ना, मेरे पास इस प्रकार का कोई है नहीं कि भाई इस प्रकार की, क्योंकि ये बातें मेरे भी सुनने में आई थी, कंफर्म है कि नहीं भाई बता दें कमेंट बॉक्स में। कंफर्म चीजों के साथ ही हम बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप फैक्ट की बात करेंगे ना, मैं फैक्ट पे बातचीत कैसे आई? हाँ जी, वो मैं चर्चा कर रहा था, चर्चा करते करते वो जो भटकाव हो जाता है। एक्चुअल क्या था, उस समय कांग्रेस जो है
पूरे बूम में थी और कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश था। जी। और अगर जींद की बात करें तो मिडिल पॉइंट है, हार्ट ऑफ हरियाणा। हाँ, किसान डोमिनेटेड है। तो यहाँ तो इस प्रकार की चर्चाएं थी कि एक सीट भी आप नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। और मुझे भी जो है, जब मैं बना तो मुझे ये कहा गया कि इसके तो मरा हुआ सांप जो है गड़े में डाल दिया, इसका जो है ना, ये तो ऐसा बना कि बीजेपी को ही यहाँ ले डूबेगा। इस प्रकार की विरोधियों के द्वारा जो है बातें यहाँ आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र रचा गया। ठीक है। अब देखिए, जब राजनीति में है तो इस तरीके की चीजें होना स्वाभाविक है, चलती जी। है। तो इसके लिए मैं उनसे बुरा नहीं मानता जिन्होंने किया, लेकिन चलती है। हमारे संगठन महामंत्री है माननीय BL संतोष जी, वो एक कार्यक्रम में चुनाव से कुछ समय पहले यहाँ आए, टिकटें डिक्लेयर हो चुकी थी तब तक। वो कार्यक्रम में आए तो मैं भी काफी घबराया हुआ था, बहुत बड़े हैं वो संगठन की दृष्टि से। तो उन्होंने पूछा कितनी सीटें, मैं कहा जी 5 हैं। कितने जीतेंगे? माँ जी 3। तो उन्होंने पूछा कौन सी सीटें हैं जो आप लोग जीत रहे हैं? माँ जी सफीदों, जींद और नरवाना। 2 सीटें मक्का जी जुलाना और उचाना। हमारी परिस्थितियां बताएंगी, ध्रुवीकरण बताएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन उन दोनों में भी हम बहुत अच्छा करने की स्थिति में। ये प्रेडिक्शन इंटरनल है और ये प्रेडिक्शन उस समय की है जब कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि हम जो है 52 सीटें लेंगे, हम 50 सीटें लेंगे, हम 47 सीटें लेंगे, बीजेपी 30 से नीचे आएगी, 25 से नीचे आएगी। मेरा भाव क्या है, मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के मन में इतना उत्साह था, तो आप हमारी लीडरशिप माननीय नायब सैनी जी और माननीय बडोली जी और हमारे जितने बड़ा संगठन का नेतृत्व है, उन लोगों के मन में रत्ती भर भी, अभी तो आप कुछ भी कह ले, उन लोगों के मन में रत्ती भर भी शंका नहीं थी कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। हमें अपने काम पे भरोसा था, और जब कोई दिल से काम करता है ना, उसे अपने काम पे भरोसा होना भी चाहिए। शाहरुख खान की किसी फिल्म का डायलॉग है कि पूरी कायनात जो है आपका सहयोग करती है जब आप कोई काम शिद्दत से करते हैं। हमारे नेता शिद्दत से काम करते हैं, इसीलिए कायनात भी हमारी मदद करती है। आप एक नेता हमारा ऐसा गिनवा दे जो शिद्दत से काम नहीं करता हो और सीधा सीधा पार्टी का नेतृत्व करता हो। हमारे सारे के सारे नेता पार्टी संगठन के साथ जुड़ के और अंतिम व्यक्ति के लिए काम करते हैं। और अगर आप जींद की बात करें, जींद का मैसेज ऐसा गया, वैसे तो सभी जो जिले थे उन्होंने खूब सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हम तो जींद का होने के नाते यही मानते हैं कि सरकार बनाने में हमारी बड़ी अहम भूमिका रही। 47 तक पहुंचने में हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही और उसका परिणाम भी हमें मिला। एक हमें यहाँ से मंत्री भी मिला माननीय कृष्ण बेदी जी के रूप में, एक डिप्टी स्पीकर भी हमें यहाँ से मिला। कैबिनेट लेवल का रुतबा है उनका, ठीक है, कैबिनेट लेवल का रुतबा है माननीय मिड्डा जी के रूप में। तो हमें 2 व्यक्ति, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को और संगठन को पता था कि जींद ने कैसा काम किया है, उसी का परिणाम था कि हमें जो है इस प्रकार का फल भी जो है संगठन ने दिया है। अभी हमारे संगठन की दृष्टि से 27 जिले हैं, उन 27 के 27 जिलों में हमारी रूरल बैकग्राउंड है। अगर आप जींद की बात देखें तो कृषि डोमिनेटेड है। इसमें 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो कृषि पे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डिपेंडेंसी रखते हैं, निर्भर है। किसानों की मेरे पास ऐसी सूचना थी, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो छोटे किसान हैं, उनका कोई बिजली का खंभा नहीं हट रहा है किसी से, छोटी छोटी समस्याएं, कोई खाद की थी, कोई पानी की थी, कोई आड़ती पैसे नहीं दे रहा है, उसमें कोई गोलजाल हो रहा है, कोई सरकार की स्कीमें प्रॉपर रूप से उनके पास नहीं पहुंच रही थी। इसलिए पार्टी के संगठन ने, जिला संगठन ने फैसला लिया कि हम खुद किसानों के पास जाएंगे और उसके लिए हमने एक कार्यक्रम चलाया, देशभक्त किसान चौपाल जी। और हम पहले उचाना विधानसभा से ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। एक विधानसभा में हम 4 कार्यक्रम इस प्रकार के करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक विधानसभा में हमारे 4 मंडल हैं, एक मंडल में हम ये बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं जी। बधाना गांव में हमारा कार्यक्रम हुआ था 3 या 4 तारीख को। कितने लोगों की समस्या सोल्व कर पाए? समस्या उसमें हमने 43 लोगों की समस्याएं मिली थी और आज तक हमने जो है 17 लोगों की समस्याएं जो है सॉर्ट आउट कर दी हैं। थोड़ी सी स्लो है नहीं, उसमें मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, 20-25 लोगों की समस्याएं ऐसी थी जिनमें कुछ नीतिगत फैसले सरकार के लेवल पे होने थे। ओके। वो समस्याएं सरकार के लेवल के बड़े लेवल की थी और उनमें जब कोई नीति का निर्धारण होगा तो उसके बाद ही वो समस्याएं सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन वो पाइपलाइन में है। वो पाइपलाइन में है।
तो अब नेक्स्ट कार्यक्रम कब है समस्या? ये 18 तारीख को उचाना खुर्द गांव है, 18 जनवरी 18 जनवरी उचाना खुर्द को में? सुबह 10 बजे स्कूल है वहाँ एक सरकारी, उसके अंदर ये कार्यक्रम है। तो क्या ऑन द स्पॉट कोई समस्या हो तो जाके वहां पे जा सकता है या पहले से सबमिट कराई जा चुकी है? अभी क्या ना, ऐसा नहीं है जी। हमने किसानों से आग्रह किया है कि जिस किसान भाई की कोई समस्या है आप वहां आए, बाकायदा हम वहां रजिस्टर मेंटेन करते हैं, रजिस्टर में समस्याएं लिखते हैं और जिस व्यक्ति ने वो समस्या बताई है या जिसकी है उसका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखते हैं। जिसकी समस्या का समाधान हो जाता है उसको फोन करके बताते भी हैं कि जी आपकी ये समस्या आपने बताई थी उस देशभक्त किसान चौपाल में और हमने इस समस्या का निवारण तो आपका पूरे कर दिया। हरियाणा में होगा ये अभी जींद से हमने शुरू किया अच्छा, है। आपकी अध्यक्षता में काम शुरू हुआ है? हाँ, जींद संगठन ने ये शुरू किया है जी। और हम ऐसा पहला जिला है जो अभी ये कार्यक्रम हमने किसानों के लिए शुरू किया। मतलब 2029 की तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए आप कुछ कहें लेकिन इसमें मेरा एक कहना है जी। 2029 के लिए तो हम 2028 में भी लग सकते थे। हमें 3 जनवरी की कड़कती ठंड में या 18 जनवरी की कड़कती ठंड में किसानों के बीच में जाने की क्या जरूरत है? आप इसको इलेक्शन की तैयारियां नहीं कह सकते, इसे आप किसानों की पीड़ा कह सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसानों के दुख में सुख में खड़ी है, किस प्रकार कमजोर व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आप इसको ये शब्द दें तो मैं मानूंगा कि ज्यादा उचित संज्ञा होगी। चलो जी, आप देते रहिए संज्ञा, मैं देखता रहूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, नमस्कार जी। वैसे भाई ये इंटरव्यू इतने जोश से और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से इतना ही लंबा और भी किया जा सकता है, उससे भी लंबा किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा लोग इंटरव्यू देखेंगे नहीं। लेकिन यहाँ तक आज तक का ऐसा इंटरव्यू मैंने पहले कभी हुआ ही नहीं। बड़ा मजा आया और एक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति के साथ मैं बैठा था और ये चर्चाएं उस स्तर तक हमने की जो एक जिलाध्यक्ष के लिए बहुत बड़ी चीज है। मतलब मोदी साहब तक की हमारी चर्चाएं रही, लोकल तो हमारी कम रही, लेकिन लोकल पे जो उन्होंने बताया किसानों के लिए जो विशेष कर रहे हैं, अभी 18 जनवरी को आप उचाना खुर्द जाएं और अपनी समस्याएं लिखवाएं और देखें सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स अपने दोहराइए भाई, लिख दियो। बहुत जल्दी दोबारा जिलाध्यक्ष जी के पास आएंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे रह गए। तो फिलहाल इतना, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप। ठीक है, प्रणाम। तो भैया वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।